नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज बात होगी सियासत की, उस लोकतंत्र की जो फिलहाल अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल कांग्रेस देश के आम लोगों से संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी, पीएम नरेंद्र मोदी का ये आरोप है और पिछले कई दिनों से ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि पीएम के आरोपों से कांग्रेस भी असहज स्थिति में है। वो सफाई पर सफाई पेश कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के एक बयान कांग्रेस के नेता ने ऐसा दिया है कि जिससे कांग्रेस फिर से मुश्किलों में फंस गई है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की ओर से अमेरिका में विरासत टैक्स का हवाला देने और भारत में भी इस पर चर्चा करने की बात कही गई है, जिस पर विवाद तेज हो गया है और अब तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली में मुद्दा उठा दिया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस मरने के बाद भी टैक्स का बोझ लादना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि मरने के बाद विरासत टैक्स लगाया जाएगा और इस तरह आपके बच्चों को मिलने वाली संपत्ति पर भी कांग्रेस की नजर है। हालांकि कांग्रेस ने इसी पित्रोदा का निजी बयान इसे कहते हुए अपने इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं सैम पित्रोदा ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लोकसभा चुनाव में अब संपत्ति बंटवारा भी चुनावी मुद्दा बन गया है। पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर आम लोगों की संपत्ति मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाया और अब कांग्रेस के संपत्ति बंटवारे के नए फॉर्मूले पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। अमेरिका का जिक्र कर कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस फिर से मुश्किल में फंस गई है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स चलता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की भी संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% अगर बच्चों के पास जाती है तो 55% सरकार ले लेती है। सैम पित्रोदा ने इस फॉर्मूले पर भारत में भी चर्चा की वकालत की है। You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. अब कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा के संपत्ति बंटवारे फॉर्मूले से पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावों में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला निकाल लिया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति लूटना चाहती है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कांग्रेस मरने के बाद भी टैक्स का बोझ लादना चाहती है। इस तरह आपके बच्चों को मिलने वाली संपत्ति पर भी कांग्रेस की नजर है। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। वहीं सैम पित्रोदा के बयान के बाद भड़के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है, परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार
माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। सैम पित्रोदा के बयान ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। कांग्रेस को भी शायद ये बात समझ आ गई है, इसीलिए उसने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान निजी राय है। वहीं विरासत टैक्स पर बढ़ते विवाद को लेकर सैम पित्रोदा ने सफाई दी है। पित्रोदा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत पर मैंने एक व्यक्ति के तौर पर जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी जिस निजी संपत्ति पर कांग्रेस को घेर रही है, क्या पहले भी बीजेपी का यही स्टैंड था? 1978 में जनता पार्टी सरकार ने संपत्ति संशोधन कानून लाकर संविधान में बदलाव किया था। जब 1978 में 44वां संशोधन कर राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो उस वक्त जनता पार्टी सरकार में जनसंघ भी शामिल था। बाद में जनसंघ ही बीजेपी में बदल गई, यानी संपत्ति हक के संशोधन में बीजेपी भी शामिल थी। बीजेपी संपत्ति को मौलिक अधिकार नहीं मानती, फिर आज ये विरोध क्यों? वहीं अगर कांग्रेस के फॉर्मूले के मुताबिक निजी संपत्ति सरकार लेती है तो जाहिर है इसमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, यानी कांग्रेस इसके लिए संविधान में बदलाव करेगी। तो फिर कांग्रेस क्यों बीजेपी पर तोहमत लगा रही है कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में है? ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स चलता है और अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% अगर बच्चों के पास जाती है तो 55% सरकार ले लेती है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव से आने पहले इस बयान के क्या मायने निकाले और क्या सैम पित्रोदा उसी फॉर्मूले को भारत में भी लाने की वकालत कर रहे थे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। भरत सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत है आपका। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भरत सिंह जी आपके साथ ही करते हैं। सर, सैम पित्रोदा का ये बयान जिस पर लगातार सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं कांग्रेस? देखिए नेहा जी, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है। ये पार्टी के सारे नेताओं ने, पार्टी के प्रवक्ताओं ने, और मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, उन्हें कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा है कि किस तरह से हमारी कुर्सी बचे, तो इसी तरह के ये सब जुमले ढूंढ के लाते हैं। अगर ये जुमले ना होते, नहीं जुमले कहाँ, ये नहीं बोला क्या सैम पित्रोदा ने? बताइए ना, आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं इससे, आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बोला क्या सैम पित्रोदा ने? नहीं कहा ना, मैंने क्या कहा, वो ये उनका अपना मत हो सकता है ना। ये कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा विचार नहीं है। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बीच ये भी समझिए कि इनके ही नेता जो लल्लू सिंह लड़ रहे हैं चुनाव इस समय लोकसभा के, इनकी पार्टी से लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि 272 सीटों से कुछ नहीं होने वाला है। 400 सीट जब आप लोग देंगे तो संविधान हम बदल सकते हैं और हमें संविधान बदलना है। तो क्या ये मैं मान के चलूं कि पार्टी का आधिकारिक बयान है ये? क्या भाजपा संविधान बदलने वाली है? ठीक है, खैरा साहब जवाब दीजिए। संविधान बदलने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी? जिन्होंने ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया है, वो चेहरा रखो बात करने के लिए, तो बड़ा बहुत चेहरा तो होना चाहिए ना। यानी हमने कोई संशोधन नहीं किया, अभी भी हमसे ना प्रयास किया है, उसके बावजूद उन लोगों ने जिन्होंने कितने बार संशोधन की याद भी नहीं होगा, बोलते हैं तो आपको किसी का टाइम ही खत्म हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। हाँ, संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर कहीं पर उसकी आवश्यकता संशोधन की है तो जिन्होंने सैकड़ों बार किया, तो अगर एक आध बार संशोधन में कभी किया गरीबों के हक में या किसी और चीज में कुछ कमी रह गई, वक्त के साथ कोई और आवश्यकता हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने तो इतना बदला है कि इन्हें खुद ही याद नहीं होगा कितने बार बदला। तो हर बार जब भी सब आते हैं पावर में तो बदलते हैं। तो इंदिरा जी ने तो शायद जिसमें इतिहास रचा होगा शायद संशोधन करने का। तो बताइए इनका क्या चेहरा है हमसे बात करने का, संविधान में संशोधन का?
अपनी बात सोचो ना कि आप लोग हर बार कुछ दिनों के बाद कुछ करते रहते हो, कोई ना कोई नाटक, कोई ना कोई बात व्यक्तिगत रूप से भी आप करते हो और ऐसी बातें भी करते हो जो बाद में आपको ठूक चाटना पड़ती हैं। बाद में कहते हैं तो उनका बयान है, तो इनका बयान है, वो तो दिग्विजय सिंह का पर्सनल बयान था, वो तो मणिशंकर अय्यर का पर्सनल बयान था, वो तो जब मर्जी इनके प्रवक्ता भी जो बोलते हैं उनको भी कहते थे पर्सनल बयान था इनका। हर बार क्यों ऐसा होता है, क्यों इतने नर्वस है, क्यों नेतृत्व नहीं बदल सकते अगर वो नहीं? ठीक है, देखिए भरत जी अभी कह रहे हैं कि अगर संशोधन की जरूरत होगी, खैरा साहब ने कहा कि संशोधन किया जाएगा और उसमें गलत भी क्या है? नहीं, संविधान बदलना और संशोधन में फर्क है। अगर इनके नेता, अगर एक केंद्रीय मंत्री ये बयान देता है कि संशोधन नहीं, जो है पूरा संविधान बदलना है, लल्लू सिंह ये कहते हैं 272 से कुछ नहीं होने वाला है, 400 सीट मिलेगी तो संविधान बदलने वाला है, यानी कि आधिकारिक तौर पे मैं ये समझ लूं कि नरेंद्र मोदी जी और ये जो है अमित शाह जी का या इनके जो है नेताओं का ये बयान है, ये बदलने वाले हैं, ये मान के चला जाए। देखिए कुछ नहीं है, निहाल क्या है कि नरेंद्र मोदी और इनके जितने भी लोग हैं वो बौखला इसलिए गए हैं कि पहले जो चरण का चुनाव हुआ उसमें 102 सीटों में 20 सीट भी भाजपा नहीं पा रही है, और जो आदमी 10 साल से, पिछले 10 साल से जो पार्टी सरकार चला रही है, उसके बाद अगर देश में उपलब्धि क्या लाए हैं, देश में क्या उन्होंने किया है, इसके बारे में कुछ कोई बयान नहीं आ रहा है, ना कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, महिलाओं पे अत्याचार चरम पे है। ये सारी चीज अगर आप देखेंगे तो इस पे डिबेट होना चाहिए था, इस पे भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या भाजपा के जितने भी नेता हो, वो मंच से सिर्फ जो है आज जो है वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो जो है महंगाई की बात तो करते नहीं है, वो आज टाइम पितृता की जो है वो बात करेंगे, मगर कहीं भी ये नहीं कहेंगे कि देश की जनता का पेट कैसे भरेगा, देश में महंगाई कैसे कम होगी। ठीक है, सारी बात हो रही थी, ये मुद्दे होते हैं ना। 10 साल के बाद में जो है आज भी आप जो है ये कहते हुए आपको शर्म तो आनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री आप रह चुके हैं ना, आपको ये पता है ना कि प्रधानमंत्री की गरिमा का क्या होती है। शिव कुमार दुबे जी, मैं आ रही हूँ सर, मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। ठीक है, ये क्या बात है? शिव कुमार दुबे जी कैसे देखते हैं सर पित्रोदा के बयान को? ठीक है सर, मैं लौट रहा भरत जी। ये तो पित्रोदा ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की। और सर आप गठबंधन से हैं, पार्टी में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अभी सैम पित्रोदा जी ने तो बता दिया कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी क्यों क्या लगता है कि कुछ बोलता है और बात पहुंचते पहुंचते कुछ हो जाती है। अच्छा, तो खैर ये उनका पर्सनल मैटर है और कांग्रेस ने इससे अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। सार्वजनिक बयान देना क्या पर्सनल होता है? ये पर्सनल थोड़ी ना होता है, तो कह के निजी बयान कह के पल्ला झाड़ा जा रहा है। नहीं तो कांग्रेस ने तो बोल दिया ना ऑफिशियली कि ये हमारी पार्टी के कोई वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए उनका बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो एक बार अगर राष्ट्रीय पार्टी, जब कोई पार्टी ऐसा बोलती है तो फिर उसको माना जाना चाहिए कि भाई ये इससे कंसर्ट नहीं है। अभी ऐसा बीजेपी में भी हुआ है और ऐसा मेरे यहाँ भी हुआ है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य का मैटर था तो हमारी पार्टी ने उसको डिनाई किया कि भाई ये इनका पर्सनल मैटर है, हमारा कोई मैटर नहीं, और इसको हम लोगों ने उठाया भी कि भाई ये उनकी पर्सनल व्यक्तिगत बात है। तो ऐसा होता है, हर पार्टी में ऐसे लोगों को स्वतंत्रता अपनी बात कहने का। अगर आप उसको सिर्फ पार्टी की गाइडलाइन बना लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए ये कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ फिर। ठीक है खैरा साहब। राहुल जी पहले ही मोहर लगा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी तो मोहर लगा चुके हैं, जो पित्रोदा की नई बात को नहीं कही, ये भाग नहीं सकते। घोषणा पत्र देख लीजिए ना, जातिगत सर्वे के साथ साथ आर्थिक सर्वे कराएंगे, संपत्ति का सर्वे कराएंगे। क्या मतलब था इस बात का? अरे अपने आप समझ लीजिए ना, ये तो खुद ही तो कह रहे हैं, इनके घोषणा पत्र में ये सर्वे कराएंगे, सामने दिखाई दे रहा है। तो जो पूरा ये फ्लो है, जो नेता ने बोला है, इनके राहुल गांधी जी ने, वो उन्हीं की बात को नीचे लोग बोल रहे हैं। अब जो वो बात हुई जनता के पास पहुंची, जनता को लग रहा है तो बड़ा अजीब सब ये पीछे
तो घोषणा पत्र में ही जवाब दे दे, सभा आप सर्वे कराएंगे और फिर उनमें बांटेंगे आप, मतलब क्या हुआ था? आपने कहा कि जो भारी होगी, जिनका जितना हिस्सा होगा, इनडायरेक्टली आपने साफ साफ बोला कि आप मुसलमानों में बांटेंगे, उन लोगों से छोड़ा के, जिनका परिवार बड़ा होगा उनमें बांटेंगे आप, छोटे परिवार में कम खर्चे, उनके पास ज्यादा संपत्ति आप छुड़ाएंगे। ये सब सर्वे का मतलब क्या था आपका? जो सर्वे आपने आज तक नहीं कराया, तो घबरा कौन रहा, परेशान कौन हो रहा है? ठीक है, आप घबरा रहे मोदी। ठीक है भरत जी, जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं विपिन जी का रुख करती हूँ, जल्दी से 10 सेकंड में। नेहा जी, भाजपा के प्रवक्ता को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो है मैनिफेस्टो में लिखा क्या गया। और ये कहते हैं सर्वेक्षण की बात है, ठीक है, हम सर्वेक्षण कराएंगे, जरूर कराएंगे, क्यों नहीं कराएं। ये कहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप ये आज चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे ये कह दीजिए कि हम सर्वेक्षण करने के खिलाफ हैं, हमें जनगणना नहीं कराना है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि मुसलमानों की जनगणना होना और जातिगत आधार पर जनगणना होना, दोनों में अंतर है ना सर, नहीं है क्या? मैं अगर ये कहता हूँ नेहा जी, अगर मान लीजिए इस देश की काली कमाई, गाढ़ी कमाई नहीं कहूंगा, काली कमाई अगर किसी के पास है, 20-25 लोगों के पास पूरे देश का पैसा जमा है, तो आखिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं? वो अगर इंक्वायरी में गलत पाया जाता है, वो पैसा लेके देश की गरीब जनता में देना चाहिए कि नहीं? तो मतलब आप कुल मिला के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं? आप कह रहे नहीं जी ये तो पहले सैम पित्रोदा का निजी बयान है, फिर कुल मिला के घुमाकर आप उसी बयान पे आ गए। मैं सैम पित्रोदा के बयान की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्वेक्षण होगा वो किस लिए होगा? ये जो 20-25 लोगों के पास पूरे देश का धन जमा है, आखिर वो कहाँ से कैसे आया, ये इसका सर्वेक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उसमें गलत कुछ पाया जाता है तो उनको सरकार को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर सरकार के पास वो धन आता है तो वो गरीबों का, हम गरीब को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, किसी को बच्ची लिस्ट में लगेगी क्या भाई? भाजपा के नेताओं को क्यों ये बुरा लग रहा है कि देश की जो बहनों को हम जो है, माताओं को हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं? क्यों भाई आप परेशान है? बताइए, आप परेशान है तो बता दीजिए कि हमें परेशानी है। नहीं, वो तो देखा जाएगा ना सर, पिछले 60 सालों में क्या हुआ था और अब क्या किया जाएगा? पैसा छीना था, हम छीनने का काम नहीं कर रहे, हम उन्हें देने का काम कर रहे हैं। आज ही छीनने का काम किया है। 10 साल से सिर्फ देश की जनता की गाली कमाई को छीने हैं और अपने मित्रों में बांटे हैं। वो जो मित्रों को बांटे हैं उसे ला के हम फिर से देश की जनता को देंगे। ठीक है, देखिए वही बात है विपिन जी, किस तरह से देखते हैं? एक तरफ सैम पित्रोदा का बयान, तो दूसरी तरफ वही जातिगत आधार पर जनगणना, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो जो गरीबों में बांटा जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि दोनों चीजों को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? देखिए नेहा जी, मैंने बड़े ध्यान से हुआ, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। नेहा जी, मैंने बड़े ध्यान पूर्वक तीनों सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ताओं को सुना है, तो मैं आग्रह करूंगा बीच में कोई ना बोले। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है और ये जब चुनावी मौसम आता है, लोकतंत्र का महापर्व आता है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि बड़े बड़े कद्दावर नेता भी बयानवीर बन जाते हैं और अपने अपने वोट बैंक को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आप सीरियल, अगर आप बार बार ये गलती करते जाएं और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी को महज कांग्रेस पार्टी नहीं बोलूंगा, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, बड़े महानुभाव दिए हैं, उससे इसको इस बात से ऐसा कोई नहीं होगा जो इत्तेफाक नहीं रखेगा। आजादी के बाद सत्ता पे कौन काबिज रहा है? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जब जनता के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है। क्या कारण है कि जब कांग्रेस के खुद के कद्दावर नेता, जिन्होंने अपना जीवन खपाया था कांग्रेस पार्टी के लिए, जिनका योगदान कोई नकार नहीं सकता, कि वो लोग अपना एक अलग गुट बना के बैठ गए थे, नाराजगी जता रहे थे और बार बार कांग्रेस को मंथन करने के लिए बोल रहे थे। प्रमोद कृष्णन की बात करिए आप कि वो क्यों अलग हो गए, उनकी राहें क्यों अलग हो गई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या गलती थी, हिमंता बिस्वा शर्मा की क्या गलती थी? समय तो मांगा था उन्होंने। आज भाजपा की तरफ से असम के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग, कि आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका के टैक्स पर आप इनहेरिटेंस टैक्स लेके आएंगे और सबसे बड़ी बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं आप। कमाल की बात है, एक ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुई कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं,
और यहाँ पर आप निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर आप ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जनता के पास क्या संदेश जाएगा? जनता जनार्दन होती है और भूलना नहीं चाहिए 21वीं सदी की आवाम है, बहुत जागरूक है। और आप मुद्दों की बात करें तो जनता के दिलों में आप जगह बनाएंगे, आपकी वापसी होगी। हम तो चाहते हैं कि कम से कम 2 बड़े चुनावों में, लोकसभा के 14 में और 19 में, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई और जनता ने उनको नकारा, कि कम से कम एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए। और रणनीति का भाव है और कोई ना कोई तो कारण है कि ये जनता की नब्ज समझने में असमर्थ रहे हैं कि जनता ने अगर आपको नकारा है तो आपको मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ा जरूरी है मेरा ये बात बोलना, कि 84 के जब दंगे हुए थे जिससे पूरे देश की छवि शर्मसार हुई थी और हमें आज तक वो मंजर भूलता नहीं है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर उसको लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया था सैम पित्रोदा से, तो इन्होंने क्या बोला था? बोला व्हाट हैपेंड इन 1984 हैज हैपेंड। तो कैसे वो हल्के में लिया था और उसके बाद कितना बड़ा वाद विवाद खड़ा हुआ था। उसी के तहत आप देखें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को लेकर जो उनके बयान थे कि जब उन्होंने सबूत मांगे थे कि यहाँ पर आप सरकार की खामियां उजागर करे, पूरा हक है लोकतंत्र में, मुकम्मल तरीके से आप सरकार को घेरे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सेना के शौर्य पे आप अगर सवाल उठाएंगे तो क्या आप पे सवाल बनेगा नहीं? क्या जनता उस मसले पे नहीं जाएंगे ना, अभी जो मसला है उसी पे हम रहेंगे। मसला बहुत गंभीर है और जिसको उठाया भी जा रहा है और भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी इस मसले को उठाया है और सीधा मैं रुक कर लेती हूँ भरत जी का। भरत जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए प्रधानमंत्री इस मसले को उठा भी रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले भुनाने की भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति लूटना चाहती है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कांग्रेस मरने के बाद भी टैक्स का बोझ लादना चाहती है आप लोगों पर। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस तरह आपके बच्चों को मिलने वाली संपत्ति पर भी कांग्रेस की नजर है। यानी कि सीधे सीधे जनता में जाकर ये संदेश देने की कांग्रेस ये कोशिश की जा रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी जो संपत्ति है उस पर भी डाका डाला जाएगा। देखिए नेहा जी, पिछले 70 साल जब ये कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया, राज किया, तो क्या 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किसी भी देश की माँ बहनों का गहना लिया था, गिरवी रखा था या क्या किया था? उल्टा जब युद्ध हुआ था तो शायद आपको भी पता होगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपना गहना पूरा जो वो दान दे दिया था, वो जो देश के लिए दे दिया था। आपको याद होना चाहिए कि जब राजीव गांधी जब उनकी हत्या हुई थी तो शायद मुझे लगता है कि सोनिया जी का मंगलसूत्र भी जो है वो किस तरह से गया होगा, आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज देश की करीब 1 लाख करोड़ महिलाओं के सोने और है गिरवी रखे हुए हैं। वो किस लिए? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में देश की जनता को कंगाल कर चुके हैं। वो जो है पूरे भूखमरी के कंगाल पे ला चुके हैं। ये 80,000 देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि 80,000 लोगों को जो है मैं अनाज देता हूं और उनका पेट पालता हूं। पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो ये कहता है कि मैं देश की जनता का पेट पालता हूं। इसके पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से ये नहीं कहा होगा कि मैं देश की जनता का पेट पालता हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री बोलते हैं और सार्वजनिक तौर पे बोलते हैं। वो जो 80 करोड़ जनता, देश की गरीब जनता है जिसका पेट ये कहते हैं ना पालते हैं, अगर उन लोगों को सशक्त कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है, अपने मैनिफेस्टो में लेके आई है, तो क्या भाजपा को इतनी जलन कि देश के लोग जो है वो जो है गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे, इतनी जलन होती है? अभी हमारे जो है राजनीतिक विश्लेषक शर्मा जी कह रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने क्या, बहुत सारे आरोप लगाया। क्या इस आरोप को कहेंगे कि 1978 में जब जनसंघ इसके साथ थी और उसमें क्या कानून लाया था? आज जो भारतीय जनता पार्टी बनी है ना, कब हुआ था भाई बताइए? लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आरोप, ये सिर्फ आरोप लगा रहे। मैं ये कहता हूँ सैम पित्रोदा को कहीं आपने ही मैनेज तो नहीं किया है ये बुलवाने के लिए? हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि वो जो कह रहे हैं ये उनका अपना बयान हो सकता है। हम भाई, आप नेहा जी अगर कोई बयान दे दे
उसको हम पकड़ के बैठे नहीं। निहाल जी ने ऐसा कहा, अगर इस तरह से बयान पकड़ेंगे तो इनके सारे नेताओं ने, अभी नवनीत राणा ने ये कहा कि मोदी की कोई हवा नहीं है। क्या मानते हैं भाजपा के नेता यहाँ बैठे हैं वो कहेंगे कि मोदी की हवा नहीं है? कह दीजिए कि मोदी की कोई हवा नहीं है। आपकी नेता कहती है मोदी की कोई हवा नहीं। एक नेता कहता है कि संविधान बदलना है, दूसरा नेता कहता है संविधान बदलना है, तीसरा इनका जो है निरहुआ एक नेता कहता है कि जो है बच्चे ने मत पैदा करो। योगी क्या और कहा, लेकिन अभी क्या हुआ बच्चे नहीं पैदा करते हैं तो देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। उधर की बातें मत करिए, मुद्दे पे रहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी बात होगी। खेड़ा साहब, मैं आ रही हूँ, भरत जी आ रही हूँ। खेड़ा साहब से सवाल है मेरा। नेहा जी, किसी के बयान को अगर आप सच समझ लेगी तो ये सारे बयान भी जनता के सामने है, पब्लिक छोटे नेता है क्या? कैसे बात कर रहे हैं आप? सैम पित्रोदा छोटे नेता है क्या? आज के नेता है क्या? सैम पित्रोदा अगर वो बयान ऐसा दे रहे, कितना बड़ा नहीं भाई। मोदी जी खुद अपने भाषणों में कितनी बार कह चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन खेड़ा साहब, सवाल देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री है ना जो ये कहता है कि महिलाओं का जो है सोना गिरवी रख दिया जाएगा, सोना बेच दिया जाएगा, मंगलसूत्र गिरवी रख दिया जाएगा। 70 साल 75 साल के इतिहास में किस प्रधानमंत्री ने इस तरह से बयान दिया था? मुझे आप बताइए। ठीक है खेड़ा साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि बीजेपी जिस निजी संपत्ति पर कांग्रेस को घेर रही है, क्या पहले भी भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड था? 1978 में जनता पार्टी, सुन लीजिए 1978 में जनता पार्टी की जब सरकार ने संपत्ति संशोधन कानून लाकर संविधान में बदलाव किया था, वो क्या था? जब 1978 में 44वां संशोधन का राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, वो क्या था? पहली चीज सर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही की नहीं थी और मुझे साथ में बोल लेती है, तो और विषय पे मुझे बहुत बोलना है, जितने बोल के दूंगा आपका ये विषय। कुछ भी बोलते चले गए, उनका जवाब देना ज्यादा जरूरी है। अभी इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, इंदिरा जी ने अपने सोने दे दिए थे। अरे किसने नहीं दे दिए थे? एक एक गरीब ने अपने उतार के सारे सोना रख दिया था उस समय। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना खेड़ा साहब। क्यों नहीं देंगे? इनकी बात का जवाब तो पहले देना जरूरी है ना। जनता को गलत मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। देश की जनता ने दिया था, जनता ने कितना दिया था ये बताइए। सोना उतार के रोकते नहीं हो, कौन से नेता ने दिया था? एक एक करके अभी देखिए खेड़ा साहब बोल रहे हैं, सुनते हैं धैर्य के साथ, उन्होंने भी सुना ना। प्रॉब्लम ठीक है, मुद्दे पे सुनने का मद्दा रखो ना। मैंने ये तो नहीं बोला इंदिरा जी ने गलत किया, कुछ उनके ऊपर एडवर्स कमेंट नहीं किया मैंने। अच्छा किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन सबने दिया था। हमारी माँ ने भी दिया था सारा उतार के, सबने दिया होगा। हर गरीब आदमी दे रहा था। मोदी तो एक पैसा नहीं लेते, अब तो संकट नहीं है देश पर, तो पूरा पूरा डाटा बांट देते हैं। तो आप इंदिरा जी का, राहुल जी का मोदी जी से क्या मुकाबला करेंगे? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके सामने वो जो करते हैं, अभी आपने राहुल जी का मुकाबला मोदी जी नहीं कर सकते। क्या मुकाबला कर सकते हैं आप जो मोदी जी कर रहे हैं, राहुल का मुकाबला दे देते हैं। कभी 1 रुपया रखते नहीं है। आज तक इतने साल मुख्यमंत्री रहे, वो 3 बार रहे, 1 रुपया नहीं रखते अपने पास। कोई जमीन नहीं जा सवाल पे आ जाइए ना खेड़ा साहब, अब सवाल पे फॉरम प्रियंका गांधी ने हिमाचल में दुनिया भर का फार्म हाउस बना लिया। अभी इन्होंने प्रियंका जी ने, लेकिन उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता। नहीं जाइए, बिल्कुल मत जाइए। अब सवाल पे आ जाते हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि बीजेपी जी, सुन लीजिए, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सवाल दोहराने। मुझे याद है आपकी याद है, चलिए बताइए, जवाब दीजिए। दे चुका हूँ। अगर आप बीच में, लेकिन हमारी आप क्या होगा, आगे बीच में बोलने लग जाएंगे। मैं अपनी नहीं, कोई नहीं बोलेगा, इंटरेस्ट किया जाए। दूसरी बात क्या है, बार अभी जाति गणित की बात कर रहे थे, बस 1 मिनट लगेगा अगर नहीं ठोकेंगे आपको। मुद्दे पे रहिए ना, जो सवाल मैंने पूछा था उसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर बाकी चीजों पे भी आ जाएंगे। गणना में कभी ये बोलेंगे आप कि खाली हिंदुओं को डिवाइड करने का प्रयास करते हो कि मुसलमानों में करवाई आपने? क्या उनमें मुसलमान आपने कभी कराई? जो सवाल पूछा जा रहा है ना उसका जवाब नहीं, या तो सर आपके पास जवाब नहीं है। मैं नहीं दूंगा आपकी बात का जवाब। आप मत बोलिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनसे 17 बातें सुनने के बाद मुझे एक नहीं बोलने देंगे। नहीं तो आप सवाल का जवाब नहीं, he is propagating the wrong message against Modi and I have right to reply it। सर मैं रोक भी रही हूँ, मैं टोक भी रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। सवाल जो पूछा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा ना। या आप जो सोच के आए खेड़ा साहब,
पहली बार तो आप मेरे साथ डिबेट पे बैठ नहीं रहे हैं। नहीं मैडम, मैं जानता हूँ, लेकिन बीच में बोल के अभी क्या करेंगे आप? कोई नहीं बोल रहा ना सर, मैंने बोल दिया कि हैंड रेस किया जाएगा। आप भी धैर्य के साथ सुन रहे थे, सब धैर्य के साथ सुन रहे हैं। 4-5 बार हो, आप सुनिए एक मिनट, 4-5 बार हो चुका है कि मैं बैठा रहा, बीच में कोई बोलता है फिर वही बोलता रहता है और मैं बैठा रहता हूँ। नहीं, कोई नहीं बोल रहा सर। अभी देखिए दुबे जी के पास तो मैं जा ही नहीं पाई हूँ, अभी उनका भी फिर मैं रुक करूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप दोनों को पूरा मौका दे रही हूँ मैं बोलने का। आप बताइए, उनके पास जाइए अवश्य, जाएंगे सर, जाएंगे। दुबे जी बोले उधर खैरा जी चुप बैठे रहेंगे एंड तक। नहीं ऐसा नहीं, जिससे सवाल पूछा जाए। और देखिए कोशिश हम यही करें सर, वक्त को जाया न करते हुए हम मुद्दे पे रहें। ऐसा ना हो कि हम बात कहीं की हो रही है फिर कहीं हम ले जाए डिबेट। इन्होंने 3 बातें बोली, अभी इन्होंने 3 बातें बोली थी, मुझे 2-2 लाइन में अगर जवाब देने देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अभी हम दूसरी बात छोड़ दीजिए, जाति गणना में मुसलमानों में नहीं कराना चाहते, नहीं कराएं, क्यों नहीं करते, जवाब दें। तीसरी बात, असली ये जो बातें हो रही हैं वो है क्यों कम्युनिस्ट की ओर झुकाव है इन लोगों का, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं और कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए कम्युनिस्टवादी व्यवस्था इन्होंने अपने घोषणा पत्र में की है। वही पहुंच गए कम्युनिस्टों के पास, पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट को उखाड़ दिया गया है। अब आपकी बात की जवाब क्या जाता हूँ, आप ये कह रहे थे कि 97 में प्रॉपर्टी राइट की बात आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी उसमें हिस्सेदार थी। हमारी उसमें चल नहीं सकती थी। हम अपना घोषणा पत्र या हम अपना मैनिफेस्टो या अपने प्रिंसिपल, अपने एम ऑब्जेक्ट उस समय नहीं पूरे कर सकते थे। उस समय सवाल था इमरजेंसी के बाद एक सरकार बनाने का। देश में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी, जो अत्याचार हुए थे, जिसके लिए इतनी मुसीबतें उठाई थी, उसके लिए एक सरकार बनानी थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री भी नहीं था। ये बातें भारतीय जनता पार्टी तो तब थी, भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री भी नहीं था उस समय। जनता में भारतीय जनता का कोई नहीं था। वी वर ओनली एक घटक थे हम लोग सिर्फ। तो वो बात हमारे ऊपर उस समय क्या हुआ, विचारधारा बदल गई क्या? वही तो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ ना, विचारधारा बदल गई क्या? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ है तो बताइए आप, अगर वो सरकार इन्हीं की थी। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी से शुरुआत हुई, उससे पहले जो कन्वर्ट हुआ, जो पार्टी बदली, विचारधारा भी बदल गई। पहले भी तो आप हिंदू की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, देशवासियों की बात करते थे। जो उससे संबंधित हो। मैंने हमारी बात का जवाब है, आप नहीं स्वीकारे अलग बात है। मैंने ये कहा कि हम एक छोटे से घटक थे उसमें। प्रधानमंत्री भी कांग्रेस से ही आए हुए थे, गृह मंत्री भी उनके ही थे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब निहाल जी ऐसा हो गया कि जो अभी जनसंघ ही बीजेपी में बदल गई, यानी कि संपत्ति हक के संशोधन में बीजेपी भी शामिल थी। देश के प्रधानमंत्री सरकार नहीं चला रहे हैं, हर बार बीच में बोलेंगे, आपके भी नहीं बोलने देंगे। नहीं निहाल जी, काउंटर क्वेश्चन यही था ना कि इन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस से नहीं कहा। भाई ये मान के चलूं कि जो अभी जो इन्होंने लिया हुआ है 80% जो है वो भाजपा के नेता, वो कांग्रेस पार्टी से लेके हर एक पार्टी के नेता है। तो क्या मैं मान के ये चलूं कि देश को जो है वो वापस कांग्रेस पार्टी चला रही है, वो भाजपा या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। कांग्रेस के मैं मान लूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा चला रहे हैं, चाहे वो अशोक चौहान चला रहे हैं, नारायण राणे चला रहे हैं, ये सभी मिलके जो है ये जो भाजपा चला रहे हैं, क्या ये बहुत अच्छी बात है। भाजपा के लोगों को सिर्फ दरी बिछाने का काम किया हुआ है। मैं दुबे जी का रुख कर लेती हूँ। दुबे जी क्या लगता है, देखिए इस तरह के बयान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं? क्या लगता है कि पीछे धकेलने का काम करेंगे आप लोगों को? देखिए, अगर आपको अमीरी और गरीबी का ग्राफ कम करना है तो निश्चित तौर पर आपको आर्थिक सर्वे कराना पड़ेगा। अगर आर्थिक सर्वे नहीं होगा तो ये खाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये कई गत वर्षों से देखा जा रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि अमीरों की संपत्ति लाके और गरीबों को बांट दो, लेकिन कम से कम अगर जो आइडेंटिफाई होंगे उनके कल्याण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए सरकार उस हिसाब से योजनाएं बनाएगी ताकि उनका डेवलपमेंट होगा और देश मेरा विकसित, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। आप कह रहे हैं कि ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि अमीरों की संपत्ति लाके गरीबों को बांट दो, फिर क्या किया जाए? सरकार अपने पास नहीं, मैंने ये कहा, वो समानता कैसे आएगी, समाजवाद कैसे आएगा? मैंने ये कहा बोला है अमीरों की संपत्ति गरीबों को बांट दो, मैंने तो नहीं बोला। नहीं, आपने नहीं कहा। मैं कह रही हूँ अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, मुझे थोड़ा बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो आप सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ
कि जो गरीब जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हमारे देश में इतने गरीब हैं, तो सरकार उसके लिए एक स्पेशल योजना चालू करेगी। अरे सर्वे तो होता है सर, सर्वे होता है, अभी भी हुआ 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, वो तो होता ही है। ये दूसरे सर्वे की बात चल रही है। इंडेक्स में कहाँ है कैलाश साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? कागजी कार्रवाई, हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ पहुँच गया, मुझे बताइए। हंगर इंडेक्स में जो अभी हाल ही में ताजा चीजें निकल के सामने आई है, हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ पर है? भारत में 24 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है, यूएनओ कह रहा है। हाँ। ये बीजेपी नहीं कह रही, मोदी। नहीं, हंगर इंडेक्स में भारत का जो पायदान है वो बड़ा है नहीं? अच्छा, आप ठीक करिए, आप जरा बताइए हंगर इंडेक्स किसने दिया है? मैं बताता हूँ। अरे मैं बता देता हूँ। जरा सुन लो, 111 नंबर पे है आउट ऑफ 125। 111 नहीं, 511। ये बता हंगर इंडेक्स सपने दिखाते हैं ना, ये सपने हैं। बांग्लादेश से भी हम जो है वो पीछे हैं। आप बताइए ना, 80 करोड़ आपके जमाने में क्या था और हमारे जमाने में क्या है, आप जरा बताइए तो सही। 80 करोड़ लोगों को, अगर 80 करोड़ लोगों को आप खाना देने की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं अनाज हम बांट रहे हैं, तो ये एक उपलब्धि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देखती है क्या? बिल्कुल देखती है, क्यों नहीं। हम क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली। बांट नहीं सकते क्या गरीबों को? और गरीब से मतलब जो रेखा की बात है वो गरीब और बड़ा गरीब है। यही नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों की उपलब्धि है। अब ये सही कहा भाजपा के प्रवक्ता ने, मैं बार बार ये कह रहा था कि इनको गिनाने के लिए गाँव में बनाए जाते थे, तो आज ये सच कहे और सब चुगले हमने जो है 80 करोड़ जनता को जो है वो खाना खिलाया है। हम प्रधानमंत्री खाना देके एहसान जताते हैं, बोला है सच तो सच है, आपके सामने है। ठीक है, सच। मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कह पाए हमारे देश में 80 करोड़ जनता गरीब है, वो ये कहते हैं कि मैं उनको खाना खिलाता हूँ, मैं उनका जो है मालिक हूँ, मैं उनका पेट भरता हूँ। ये एहसान जताते हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, वो तो गरीबों के पैर धोते हैं। आप किस दुनिया में जी रहे हो, भूल गए आप? एक यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में, यही फर्क है भाजपा में। हमने 70 साल में कभी देश की जनता पे कि देश की जनता गरीब है तो हमने खाना खिलाया, तो देश की जनता वो हम ये बताए कि हमने आपको खाना नकली काम नहीं करता राहुल गांधी जैसे खाली खा के भागे उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन आप एहसान दिखाते हो, जताते हो, बताते हो कि मैं एहसान जताने वाला गरीबों को नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? कारण को कैसे किया जाए, इस पे काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोग आके ये कहते हैं कि 80 करोड़ जनता का देखो मैं पेट पालता हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। ये बात नहीं होती है। आप जो एक ही आदमी को जल थल नल नभ सब दे रहे हो ना, उसी को अगर रोक के देश की जनता के भलाई के लिए लगाते तो मुझे नहीं लगता है कि एक आदमी अमीर से अमीर होता जाता था और एक आदमी जो है गरीब से गरीब होते जा रहा है। ये खाई जो है ना पाटना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, कि कौन गरीब है और कौन अमीर है और किसके पास कितना काला धन है। क्योंकि काला धन लाते 10 साल हो गया, 15 लाख देते 10 साल हो गया, टूटी कौड़ी। अब आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, अब आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। आप संविधान बदलेंगे? अरे आप संविधान बदलेंगे क्या? निजता पे जा रहे हैं आप। आर्थिक सर्वेक्षण कितना अभी तक करवाया आपने? के खिलाफ जा रहे हैं आप। एक सेकंड, कितने गरीबों को गरीबी हटाने का काम किया है ये बताइए। अभी तक सबसे ज्यादा आप लोगों ने शासन किया। अब आप आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं गरीबों को ठगा गया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। सर कोरोना महामारी थी, उस वक्त ये शुरुआत की गई थी और उसके बाद अगर इसको बंद नहीं किया गया, ये लोगों तक राशन पहुंच रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रही है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है?
तो दिक्कत देखिए नेहा जी, दिक्कत किसको हो सकती है, लेकिन आप किसी का, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना है, आपको अभिभावक चुना है, तो क्या आप किसी को खाना देके ये जताएंगे कि मैं आपका पेट पालता हूँ, मैं आपका पेट भर रहा हूँ, मैं आपका मालिक हूँ? क्या यही देश के 70 साल से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हो, कभी किसी का भाषण आपने सुना है कि देश की जनता का जो है मैं पेट पालता था? ये पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो ये सार्वजनिक दिया था क्या? मैं पालता हूँ। आपने दिया था क्या कि आपने नहीं कहा उसके बाद? क्यों नहीं दिया था? हमारी सरकार में आप देखिए, याद करिए कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 2 रुपया किलो जो अनाज मिलता था, 5 किलो तो भी मिलता था, वो 2 रुपए को कम करके वो 2 रुपए जो अनाज मिलता था वो हमारी सरकार ने शुरुआत किया था ना, हमारी सरकार दे रही थी ना। क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करके? आपने भी वही काम किया, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कभी ये नहीं कहा कि देखिए हम आपको जो है अनाज दे रहे हैं, मैं आपका अन्नदाता हूँ, मैं आपका पेट पालता हूँ, आपका मालिक हूँ, हमने कभी इस तरह से नहीं कहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से बार बार ये कहते हैं कि 80 करोड़ जनता का मैं पेट पालता हूँ, 80 करोड़ जनता को 5 किलो मैं अनाज देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश की जनता के ऊपर उपकार कर रहे हैं। शिव कुमार दुबे जी, करता है। ठीक है, जो अभी देखिए चुनाव से आने पहले इस तरह के बयान आ रहे हैं, आते रहते हैं और हमेशा आए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर, क्या नहीं लगता कि चुनावों से आने पहले कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं को समझाने की जरूरत है कि वो इस तरह के बयान देके पूरे गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखा जाए? नहीं नेहा जी, एकदम आपने सही कहा। मैं दुबे जी से सवाल मैं आ रही हूँ। भरत जी आती हूँ। दुबे जी, नेहा जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसे नेताओं को पार्टी, मैं पूछूंगी आपसे सवाल, क्या आप लोग अगर एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, या फिर इस तरह के नेता बयान देते रहेंगे, आप लोगों को डेंट करते रहेंगे? पूछूंगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दुबे जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नेताओं पे रोक लगनी चाहिए। आपके ही साथी है सर, आपके ही साथी है कांग्रेस पार्टी को, इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा। हर पार्टी को बोलिए कि नंबर पे बोले, अपने जब बात जिस तरह से बयान देते थे, आज उनका क्या हालत हुआ? ठीक है, आ रहे हैं। देखिए ये उनका अंदरूनी मैटर है, उनका मैनिफेस्टो अलग है, हमारा घोषणा पत्र अलग है। और जब सरकार बनेगी तो हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके सरकार में जो योजनाएं रहेंगी वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होंगी, तो निश्चित तौर पर ठीक है उनका। लेकिन मेरा देखिए, हमारी जब सरकारें थी, हम देखो सेंटर में हमारी कभी सरकार नहीं आई, ठीक है ना, इंडिविजुअल। हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई तो हमारे नेताजी ने, आपको भी शायद अगर जानकारी ना हो तो आप जानकारी कर लेना, सिंचाई और दवाई मुफ्त में दिया था। आप सोचिए, सिंचाई और आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है। आज सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है, वो पैसा जान जा रहा है, वो इसी में जा रहा है कि दवाई लोग बीमार होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, हमारे नेताजी का मकसद था कि पढ़ाई, सिंचाई और दवाई, ये तीनों चीजें सस्ती अगर होंगी तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होगा, लोगों का विकास होगा। लेकिन शायद ये जुमलेबाजी वाली सरकार जो है वो सिर्फ दिखावा करती है। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल बताया था कि हमारे लाखों करोड़ में ये MOU हुए, और उत्तर प्रदेश सरकार की ही एजेंसी उसको बताती है कि नहीं इतना नहीं हुआ, इसका 50% भी कवर नहीं हो पाया। तो आखिरकार कागजी कार्रवाई, कागज के घोड़े दौड़ाना चीज अलग है, और धरातल पे काम करना, धरातल की बात करना अलग है। अब मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, अगर सड़क की बात किया जाए, मेरे को याद है जब पहली बार जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी उप मुख्यमंत्री बने थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने ये चीज कहा था कि हम 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जितनी भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे। माननीय है, आज भी बताइए, आपने समाजवाद के लिए क्या किया? आप कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा, उसके बाद उनके लिए नीति बनाई जाएगी और ऐसा किया जाएगा और वैसा किया जाएगा, लेकिन उसके साथ गरीबों उत्तर प्रदेश में तो सर आपकी सरकार नहीं ना। आपने क्या किया समाजवाद के लिए? कितना गरीबी रेखा से ऊपर उठाया लोगों को? समाजवाद के लिए मैंने जो किया मैं आपको गिना सकता हूँ। आप गिनिए,
सबसे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। कितने गांव उससे टच हुए आप देखिए। दूसरा, कन्नौज को इत्र हब के तौर पे पहचानने के लिए हमने काम किया। और आलू मंडी जो नेशनल लेवल पे आप सुनिए तो सही मैडम, सुनिए तो सही। आलू मंडी नेशनल लेवल की बनाने का काम किया था। लेकिन दोनों प्रोजेक्ट मेरे रनिंग में थे। तीसरा आइए, हमने तो काम किया था औरैया जो जनपद है इटावा से अलग होकर औरैया जनपद बना, डिस्ट्रिक्ट बना, उसको हमने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के तौर पर घोषित किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारी सरकार नहीं आई तो वो भी पेंडिंग हो गया। तीसरा, लखनऊ मेट्रो जो मेट्रो जैसे जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो आज हार्डलाइन हो गई है लोगों की, अगर शायद मेट्रो नहीं होता उस समय नहीं बनता तो लोग आज बड़े मुसीबत से जीते वहाँ पे। लखनऊ में हमने काम किया। हमारे ऐसे कई सोलर ऊर्जा पे हमने काम किया। ऐसे कम से कम कई प्रोजेक्ट हम आपको गिना सकते हैं और भी जो हमने गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किए। लेकिन दुर्भाग्य, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ना तो औरैया प्लास्टिक इंडस्ट्री को डेवलप कर पाया, ना कन्नौज में बन पाया, ना लखनऊ में आपका 100 मीटर भी मेट्रो का एक्सटेंशन हो पाया, ना ही आप 2012 में आपकी सरकार बनी थी, 2017 में गई, 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई थी, 2022 में फिर से आ गई। यानी कि ये तो जो अपने काम कर रहे हैं उसको बता भी रहे हैं, गिना भी रहे हैं और जता भी रहे हैं। आपने जो काम किया सिर्फ लखनऊ एक्सप्रेस वे ही पूरा चुनाव में गाते रहे और उसके बिहाफ पर फिर जनता ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया। नहीं, देखिए हमने अकेला लखनऊ एक्सप्रेस वे में हम बताते रहे कितने काम किए। लेकिन चूंकि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, कुछ बीजेपी का षड्यंत्र था, ये सारी चीजें मिलकर एक माहौल क्रिएट हो गया और उसमें हम चले गए। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये राजनीति है। राजनीति देखिए, ईमानदारी से आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता दिल पे हाथ रख के ये कह दे कि उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में हम नहीं आ रहे थे। हम 101% आ रहे थे, लेकिन इन लोगों की बेईमानी के कारण ये सब हुआ कि इनकी सरकार दोबारा आ गई। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ आज का टाइम, आज का समय आप नोट कर लिए, 27 में हमारी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार आएगी और हम सारे काम करेंगे। ठीक है, ये तो कह रहे हैं खैरा साहब कि चीटिंग की आप लोगों ने, धोखा दिया और इस वजह से इनकी सरकार नहीं बन पाई। नहीं तो ये तो समाजवाद के लिए लगातार काम करते रहे, लोगों को गरीबी से उठाने के लिए लगातार काम करते रहे, गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहे। लेकिन फिर भी चीटिंग से आपने अपनी सरकार बना ली, धोखा दिया आप लोगों ने। इनकी तो लोकसभा में बसपा से ही आधी सीटें रह गई थी पिछली बार, ये 5 पाए थे, वो 10 पाए। दूसरी बात, इन्होंने एक ही काम किया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि समाजवादी पार्टी का कोई इस समय डिस्कस करने का मतलब नहीं है, वो कहीं दे स्टैंड नो वेयर, वो कहीं लगते भी नहीं है इस विषय पे। फिर भी ये कह रहे हैं तो बताएंगे, वक्त आने पे बताएंगे। इन्होंने खाली अपराधियों, माफिया और गुंडों की फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया है। एक ही काम किया है, हर जिले में वो फैक्ट्री लगाई इन्होंने और जिन्होंने जमीनों और मकानों पे लोगों का कब्जा किया है। कहीं चले जाइए आप, किसी छोटे से शहर में चले जाइए, पता लग जाएगा कितने घर, कितनी जमीनें कब्जा की थी। हजारों एकड़ हमने उनकी वापस करवाई है लोगों की, जिन्होंने कब्जा की थी। हर जिले में करवाई हमने उनको चिन्हित कर करके हर जगह। दूसरी बात, लेकिन ये कभी स्वास्थ्य की बात जरूर आई थी, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले बुंदेलखंड की समस्या थी, छोटे बच्चों को वाल्व की बीमारी हुआ करती थी, तो उनकी कोशिश करता था वाल्व बदल जाए, तो बड़ी मुश्किल से 10,000 5,000 रुपया 6 महीने में मुश्किल से पीएम फंड से दिला पाता था उन लोगों को, और आधे तो बेचारे मर जाते थे। अब 5-5 लाख रुपया उनमें उनके वाल्व भी बदले जा रहे हैं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, बूढ़े लोगों के ज्वाइंट्स बदले जा रहे हैं। ये हालत हो रही, लाखों लोगों को फायदा हो गया है उससे। कई जिले का समाज का आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपया सीधा जाता है। अब ये पता कर लें, अब जब इन गरीबों को हमने शौचालय चुनाव जीतेंगे, जब 400 आएंगी, फटाफट गरीब हमें मशीन ईवीएम, अब उसमें भी लड़ने गए तो भगा दिया इनको फिर से। बीमारी के चांसेस ही नहीं है, लेकिन ये रोएंगे बाद में। मैं बता दे रहा हूँ, पूरी जनता, पूरा हिंदुस्तान, एक ही गरीब आदमी, मिडिल क्लास, इसमें मोदी के पीछे खड़ा है और वो एकदम से वोट करेगा हर जगह। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा सर।
कौन किसके पीछे खड़ा है और कौन किसके पीछे पड़ा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।